बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो हाउ इज द जोश बच्चों, अगेन हाउ इज द जोश। तो आई होप आप लोग कैसे हैं बच्चों। आप लोग वैसे भी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों का। तो लास्ट लेक्चर बच्चों हमने ग्रेविटेशंस का एंटायर क्वेश्चंस कंप्लीट किया था, जिसमें हमने इंडेक्स के क्वेश्चन को आपको कवर करवा दिया था, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी कवर कराए थे और लास्ट में बच्चों मैंने एग्जांपल भी करवाए थे, राइट। तो कैसा लगा वो सेक्शंस आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना, अगर आपने नहीं देखा है तो, और देख रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आज से बच्चों स्टार्ट होने वाले आपके लिए मोशंस का चैप्टर। तो मोशंस का भी सीरीज ऐसा ही रहेगा बच्चों कि पहले मैं आपको कंप्लीट इंडेक्स क्वेश्चंस करवाऊंगा एनसीईआरटी का, एंड आफ्टर दैट एक्सरसाइज कराएंगे, और फिर लास्ट में बच्चों जो क्वेश्चंस आएगा वो एग्जांपल्स के लिए होगा। ओके, तो वैसे भी अगर आप इनके कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट लेक्चर को समझना है, तो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से देख सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है आज, राइट, मोशंस है क्लास 9 का फिजिक्स का बच्चा इंडेक्स क्वेश्चन हम देखेंगे। पेज नंबर जो बच्चों 100 और 102 इनकी इंटायर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़ा है ना, फिर भी आपको एकदम 100% समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि क्या है हमारे सामने। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहे एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है ना, थ्रू अ डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। अगर आप इस आंसर को यस कहते हो, राइट, क्या कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस मूव कर रहा है तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और अगर जीरो है तो आप इनके आंसर एग्जांपल के साथ, तो आंसर क्या होगा बच्चों, यस होगा। आंसर क्या होगा, यस होगा। कैसे, चलिए मैं आपको पहले समझाता हूं, फिर इनके प्रोसेस भी बताऊंगा कैसे आपको आंसर से लिखना है। क्लियर? चलिए फील दिलाता हूं। पहला तो अगर मुझसे पूछ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, यस, ऑब्वियसली यस है बच्चों। कैसे, चलिए अब अगर यस है तो इनका आंसर देना पड़ेगा। तो मान लो हमने ये स्ट्रेट लाइन पे मूव किया, ठीक है, ए ऑब्जेक्ट यहां है और ये बी पॉइंट है, तो यहां से यहां तक आते आते मान लो ये हमारा क्या है 0, ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 20 और ये हो गया हमारा 25। तो अब कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन है, या मान लो कोई पर्सन यहां से वो मूव करके बी तक गया और ये फिर रिटर्न आ गया, है ना, जितना गया उतना ही वो इनिशियल, यानी इनिशियल वो मूव किया उसी स्ट्रेट पेज पे और फिर वो उसी पोजीशन पे आ गया। तो जितना गया जितना ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा। यानी अगर मैं डिस्टेंस की बात कर लूं तो डिस्टेंस क्या होगा, 25 मीटर गया और 25 मीटर आया, तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। मीटर दिया तो मीटर दे दी। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर लूं तो 25 तो गया, लेकिन जब रिटर्न आया तो साइन चेंज कर जाता है ना, तो साइन चेंज कर दिया 25 हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा। तो यस, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो होगा। तो इसीलिए मैंने यस बोला। और भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कोई एथलीट है बच्चों, कोई एथलीट है और वो एथलीट इस सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है और ये इसका इनिशियल पॉइंट है, तो यहां से मूव करके 1 राउंड लगाया तो फिर उसी पोजीशन पे आ गया। तो ये 1 राउंड लगाने के बाद वो फिर उसी पोजीशन पे आ जा रहा है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो ही होगा, क्योंकि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, फाइनल पोजीशन माइनस क्या होता है, इनिशियल पोजीशन, वो डिस्टेंस होता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर? अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता तो इसका भी मैंने वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, आप चाहो तो इनके बीच का डिफरेंस को भी समझ सकते हो, और एक एक अलग अलग करके भी मैंने टॉपिक बना रखा है, तो आप वहां भी इनको देख सकते हो। इसका लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लेलिस्ट का आप जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो सारे उसमें मैंने कवर करा रखे हैं आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। क्लियर? चलिए तो आप समझ में आ गया। चलिए लिखेंगे कैसे, वर्ड में कैसे लिखेंगे, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। कैसे लिखेंगे, आप इस तरीके से देखिए, आसानी से लिख सकते हैं। यस, क्या लिखेंगे, यस इट कैन बी, इट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, राइट। और कि अगर मैं बात करूं थोड़ा सा,
मैंने कुछ इस तरीके से भी बना रखा है, तो आप चाहो तो यहाँ से इसको आप चाहो तो ए हमने क्या मान लिया, इसको ए पोजीशन, लेट अ कार मूव फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर के बी तक मूव किया, ठीक है, एंड देन द रिटर्न बैक टू ए, फिर ये यहां से यहां तक तो मूव किया, लेकिन फिर ये रिटर्न बैक हो गया, और यहां से लेकर के यहां से यहां की जो डिस्टेंस मैंने लिया था वो 10 किलोमीटर ले लिया, तो रिटर्न भी तो 10 किलोमीटर आएगा, है ना। तो देखो वही क्या मैंने तो डिस्टेंस मैंने निकाला, तो 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर आ गया, और जब डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों तो वो क्या होगा, नेगेटिव, एक तो पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 10 माइनस 10 क्या होगा, 0, तो 0 किलोमीटर हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 0 आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया। आगे इसका डिफरेंस भी बताएंगे बच्चों, बहुत बेसिक से बताएंगे, आपको एकदम क्लियर आ जाएगा। फिलहाल तो आप इन क्वेश्चन को समझो, आगे समझ में, चलो नोट कर लिया, चलो आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आपने, गुड। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखेंगे इन बातों को। कह रहे अ फार्मर मूव अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, एक फार्मर है जो स्क्वायर बाउंड्री पे मूव कर रहा है, फिल ऑफ द साइड, और उसकी जो साइड है वो 10 मीटर्स है, तो 40 मिनट्स लगता है उस चक्कर को घूमने में, यानी उस स्क्वायर को चक्कर लगाने में। चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये देखो बच्चों ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर है, इसको हमने नाम ए दे दिया, बी नाम दे दिए, सी नाम दे दिए और डी नाम दे दिए, ठीक है। अब ये ए से चलना स्टार्ट करता है, राइट, तो इसका जो साइड है वो 10 मीटर्स है, ये भी 10 मीटर्स है, ये भी 10 मीटर्स है, इवन ये भी 10 मीटर्स है और ये भी 10 मीटर्स है। स्क्वायर है तो ऑब्वियसली ऑल साइड इक्वल ही होगा, तो वही मैंने ऑल साइड इक्वल लिख दिया, ठीक है। अब यहां से जो स्टार्ट कर रहा है बंदा, फार्मर, राइट, ये फार्मर स्टार्ट कर रहे हैं मूव करना, तो इसको आने में कितना लग रहा है बच्चों, 40, और टाइम जो लग रहा है ध्यान दीजिए 40 सेकंड लग रहा है, वन राउंड लगाने में 40 सेकंड लग जाता है, वन राउंड लगाने में, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अच्छा कह रहे इसका डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगा, राइट, डिस्प्लेसमेंट की, राइट, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगा ऑफ द फार्मर एट एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड्स, तो कह रहे 2 मिनट्स 20 सेकंड्स में ये एंड कहां पे होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। बात समझ में आए, मतलब वो 40 सेकंड में तो वन राउंड लगाता है, उसके बाद हमसे पूछ रहा है 2 मिनट्स 20 सेकंड्स में वो किस पोजीशन पे है, उसका हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ, गुड। चलिए तो अब आप देखो बच्चों 2 मिनट्स है, तो 2 मिनट को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 20 सेकंड्स मैंने ऐड कर दिया, तो 6 2 12, यानी 140 सेकंड्स में टोटल कितना आ गया, 140 सेकंड्स हुआ। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि वो 40 सेकंड में एक राउंड लगाता है, तो इतने सेकंड में कितने राउंड लगाएगा, तो सिंपल सी पहले क्या करेंगे आप, 140 में आप क्या कीजिए 40 से डिवाइड कर दीजिए, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12, क्या हो गया 3 12 और ये हो जाएगा 5, तो मतलब क्या हुआ 3 राउंड तो कंप्लीट चक्कर लगा लेता है, उसके बाद वो हाफ लगा पाता है, मतलब एक बार राउंड लगाया, 2 बार राउंड लगाया, 3 बार राउंड लगाया, उसके बाद वो हाफ राउंड लगा पाता है, मतलब इतना बच जाता है। तो इसका हमें मैग्नीट्यूड बताना है, यानी एसी का हमें मैग्नीट्यूड, पहला आंसर समझ में आ गया, पहला क्या होगा बच्चों 3.5, मतलब 3 राउंड लगाता है, 3 राउंड तो लगाता ही है और उसके बाद क्या लगाता है, हाफ राउंड लगाता है, मतलब 3.5 समझ लीजिए हाफ, तो उसका हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो सिंपल सी बात है, देखो आपको ये डिस्टेंस दिया है, ये डिस्टेंस दिया है, आसानी से ये पार्ट्स आप निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट तो यही होता है, ठीक है। चलिए तो AC का अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो क्या होता है बच्चों, अंडर रूट क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस BC का हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशंस
टू फाइनल पोजीशंस। इनिशियल और फाइनल बीच के जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। समझ आया क्या? तो इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट तो यही में, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? चलिए तब इसकी वैल्यू पुट कीजिए। तो 10 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या होता है? 100। फिर 10 का स्क्वायर करूं तो 100, और फाइनली इन दोनों को जब मैं ऐड करूं तो क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अब आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं? राइट, हंड्रेड्स को इसको क्या लिख सकते हैं? 10 into 10, राइट, इंटू क्या लिखेंगे? 2। तो 2 10 अगर बाहर अंदर है तो एक बाहर हो जाएगा और √2 आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे भी इसका आंसर छोड़ सकते हो। कब? अगर आपको इसकी वैल्यू पता है तो वैल्यू पुट करके एग्जैक्ट आंसर ला सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। फिर भी मैं आपको बता दूं, √2 की जो वैल्यू होता है बच्चों 1.414 होता है। तो आप चाहे तो ये याद रखें तो आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे अगर आप कभी कभी √3 भी पूछ लिया जाता है तो 1.732, इन दोनों की वैल्यू आप बहुत अच्छे से याद रखिए, कई जगह आपको काम मिल सकता है डायरेक्ट, और कैलकुलेशन भी आसान हो सकता है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम? 10 into 1.414 लिख लीजिए और आप इससे मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 114.1। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। राइट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 14.1 आ जाएगा। और कितने राउंड चक्कर लगाया? 3 राउंड लगाया, हाफ सेकंड आया, हाफ डिस्टेंस आया तो उसका मैंने डिस्प्लेसमेंट बता दिया। तो कितना आया? 14.1 आया। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड समझ में आया? कितना आया? 14.1 आया। क्लियर? ओके, चलो तो आप इनको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को रोक करके आप नोट्स कर लो। क्लियर? चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आपके सामने। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बच्चों, which of the following is true for displacement? कह रहे ये जो दोनों कंडीशंस आपको दिए हैं क्या ये दोनों सही हैं? तो अगर है तो आप आंसर दो। चलिए पहला देखते हैं, इट कैन बी 0। क्या बच्चों डिस्प्लेसमेंट 0 होता है क्या? तो आंसर क्या होगा? नो। और क्या होगा? यस। ये यस कब होगा, नो क्यों नहीं होगा? तो क्या बच्चों हमेशा ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट 0 होता है क्या? नहीं ना, कुछ स्पेशल केस होता है, उस केस में जाकर के डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। और अगर ऐसे पूछता कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव 0 होता है तो बोलते यस। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी हो जाएगा और 0 भी होगा। बात समझ में आया? तो ये है, इसीलिए ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा। चलिए अगला बात देखते हैं, दूसरा क्या करें? its magnitude is greater than the distance traveled by the object। तो ये भी आंसर नो होगा बच्चों। कभी भी डिस्टेंस जो होता है बच्चों, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से हमेशा डिस्टेंस बड़ा होता है। चलिए इनके रीजन के साथ मैं आपको बताता हूं। राइट, चलिए इनके रीजंस मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, एक एक करके आप चाहो तो यहाँ पे समझ सकते हो। दोनों में लिखा, बहुत ही सीधे कह रहे हैं ये भी नॉट ट्रू, ये भी सही नहीं है बच्चों और ये भी नहीं, तो बोथ आर, आप ये कह सकते हैं नॉन ऑफ दिस अबव द स्टेटमेंट आर ट्रू। इसमें से दोनों में से कोई नहीं है, बट हाँ स्पेशल रीजन दिया जाए तो ट्रू हो सकता है। जो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या देखिए आप, when the initial, क्या कह रहा है? when the initial and final position of the object is the same then the displacement is 0। किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम पॉइंट हो तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। ऐसे अगर आप कहेंगे कि 0 है तो ये गलत है, इसीलिए हमने लिखा नॉट ट्रू। बात समझे? ट्रू कब होगा? जब ये कंडीशन होगा। क्लियर? ओके, अब देखिए इनके सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमने, ये भी ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू नहीं है, तो रीजन क्या है? रीजन आप ये देंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज द मेजर ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मेजर करते हैं। अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में आपको दिखाया भी था
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को जो कवर करते हैं वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक। सो देयरफॉर इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन or equal to magnitude of the distance traveled by the object। इसीलिए ये कहते हैं हमेशा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से क्या होगा, स्मॉलर होगा या इक्वल हो सकता है। ये दो बातें आपको याद रखनी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, स्मॉलर हो सकता है और इक्वल हो सकता है। ग्रेटर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी नहीं होगा बच्चों, नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, नॉट ट्रू। तो दिस आर या कैसे बोथ आर नॉट ट्रू। स्पेशल रीजन ये ट्रू हो सकता है जिसकी मैंने आपको यहाँ पे डिटेल समझा दिया। आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आप अपने नोट्स में ये सारी बातें लिख करके अपना नोट को एकदम परफेक्ट बना सकते हो। क्लियर। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, इनके डिस्टेंस और डिफरेंस बताना है। तो अगर स्पीड की मैं बात करूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है बच्चों, और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, बस। और जो स्पीड होता है वो स्केलर क्वांटिटीज होता है, वेलोसिटी जो होते हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज होती है। स्पीड में भी पॉजिटिव नेगेटिव और क्या होता है बच्चों, जीरो होता है क्या, नहीं होता ना। स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और वेलोसिटी में भी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो भी हो सकता है। चलिए कैसे, आपको मैं टेबल बना रखा है तो आसानी से आपको मैं समझा पाऊंगा। ध्यान से आप अपने नोट्स में ये नोट्स कर लें। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। सिंपल मैंने डेफिनेशन ले लिया है। दूसरा पॉइंट में लिखा इट इज ए स्केलर। तो ध्यान दीजिए स्केलर क्या होता है बच्चों, यानी वो फिजिकल क्वांटिटीज होता है बच्चों जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है ना, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं, राइट। ये मोशन चैप्टर मैंने डिटेल्स बताया भी था, स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है। क्लियर। चलिए आगे देखिए, इट कैन बी नेवर नेगेटिव और जीरो। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और कभी भी जीरो नहीं आएगा। इट कैन ओनली पॉजिटिव ऑलवेज। तो ये 3 पॉइंट्स आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। क्लियर। चलिए अब देखिए इनकी वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज होता है, तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है बच्चों, दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ magnitude and directions are called vector quantities. Clear? Those physical quantities which has magnitude and directions, right, is called vector quantities. It's applicable under 10th levels. अगर इंटर में जाएंगे 11th में जाएंगे तो इनकी डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज होगा, मैं आगे हायर में बता दूंगा। फिलहाल तो आप दो चीज याद रखें, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं, और जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है उसको स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। दैट्स इट, इतना याद कर लीजिए आप। क्लियर। चलिए अब देखिए, इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। वेलोसिटी तीनों कंडीशन को फॉलो कर सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इवन जीरो भी होगा। तो ये तीनों बात अच्छे से रिमेंबर करें और आसानी से आप इन दोनों के बीच डिफरेंस को लिख सकते हैं। क्लियर। और आपसे इसके बीच में सिमिलरिटी पूछ दिया जाए तो कैसे बताएंगे, इसका कमेंट करके मुझे बताना कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों में सिमिलर क्या चीज होता है। मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा कि देखता हूं कौन कौन बच्चे कमेंट करते हैं और बताते हैं मुझे कि स्पीड और वेलोसिटी में सिमिलरिटीज क्या है। कोई एक पॉइंट मुझे बताइएगा। क्लियर। चलिए तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ
एवरेज वेलोसिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एडेड इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। अच्छा, वो कौन सा कंडीशन है जहां पे एवरेज वेलोसिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एडेड इक्वल टू एवरेज स्पीड्स का? तो सिंपल सा कंडीशन मैंने लेकर रखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड, क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड व्हेन द ऑब्जेक्ट्स मूव इन द सेम डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है या उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होगा ना, वो एवरेज स्पीड के इक्वल होगा। बस समझ में, सिंपल से आपको ये बात रखना है, ऑब्जेक्ट मूव इन द सेम डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, उस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड का हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड। तो यही कंडीशन इनको बताना है, बस एक ब्रीफ में आपको आंसर लिख देना है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं आसानी से, है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द ओडोमीटर्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? तो क्या है, बहुत इजी है इसका भी आंसर। द ओडोमीटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑटोमोबाइल्स। ऑडोमीटर क्या होता है बच्चों? ये ऑटोमोबाइल के अंदर जो होता है ये लगा हुआ होता है और उसके डिस्टेंस को कवर करता है, ये डिस्टेंस को मेजर करता है, दैट इज कॉल्ड ओडोमीटर्स। अंडरस्टूड या नॉट? यानी ऑटोमोबाइल जैसे कार हो गया बच्चों, राइट, कार हो गए, आपके बाइक हो गए, इन सब में जो होता है ना, वो सॉरी कार में ही लगा होता है बच्चों, राइट। तो कार में जो डिस्टेंस को मेजर किया जाता है ना, दैट इज कॉल्ड ऑडोमीटर्स। क्लियर? ऑडोमीटर समझ में आया? ये ऐसे याद कर, एक वर्ड में जो भी ऑटोमोबाइल के एप्लीकेंस होता है ना, उसको उसमें वो जिसमें लगा होता है उसके डिस्टेंस को मेजर कर देते हैं, ऐसे कह लीजिए आप। क्लियर? तो ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसको मेजर करने के लिए ऑडोमीटर का यूज करते हैं, दैट्स इट। क्लियर? ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, व्हाट डज द path, what does the path of an object look like when it is in uniform motion? Simple. कौन सा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन होगा? वो ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा होगा वही तो यूनिफॉर्म में होगा, यानी दोस ऑब्जेक्ट मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन। जो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है उसी को तो आप यूनिफॉर्म में बोलेंगे। चलिए फिर भी मैं आपको रिटन दिखाता हूं। When an object is uniform motion, कोई ऑब्जेक्ट कब यूनिफॉर्म मोशन में होता है? जब इट्स मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अगर वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा होगा तो उस ऑब्जेक्ट को आप कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में, एक समान गति से यूनिफॉर्म स्टेट में मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है। ओके, तो इसी के साथ बच्चों ये लेक्चर में यहीं तक था। आपको पेज नंबर 100 और 102 दोनों पेज के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। और लास्ट में इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इस वीडियो से जिसको बेनिफिट होने वाला है उन तक जरूर पहुंचाओ, राइट। तो मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।